नमस्कार, मैं प्राध्यापक थोरात बापू साहब, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम नागार्जुन द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कविता कालिदास, इस कविता का अध्ययन करेंगे। प्रथम वर्ष कला का 2019-20 में जो नया पाठ्यक्रम पुनर्रचित किया गया है, जिसके अंतर्गत क्रमांक पद्धति या श्रेयांक पद्धति का समावेश किया गया है। इस पद्धति के पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक कविता जिसका नाम है कालिदास दी गई है। यह कविता प्रगतिवाद के प्रसिद्ध कवि नागार्जुन द्वारा रचित है। सबसे पहले इसके कवि नागार्जुन का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करते हैं। नागार्जुन हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के सर्वोच्च कवि माने जाते हैं। प्रगतिवाद के अंतर्गत वामपंथी विचारधारा अर्थात कार्ल मार्क्स के विचारों को लेकर जो साहित्य रचना हिंदी साहित्य में हुई है, उसे प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः 1936 से 1943 तक का जो कालखंड है, वह प्रगतिवादी कविता का कालखंड माना जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि उसके पहले शायद इस प्रकार का साहित्य नहीं लिखा गया है या बाद में भी नहीं लिखा गया है, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद भी लिखा गया और पहले भी लिखा गया था, लेकिन इस कालखंड में अधिक मात्रा में प्रगतिवादी साहित्य की रचना जो है वो हुई है। और इस कालखंड में ये जो प्रमुख प्रवृत्ति मार्क्सवादी विचारों के अंतर्गत निर्माण हुई है, ये निर्माण करने में जिन लेखकों का या साहित्यकारों का सबसे अधिक योगदान रहा है, उनमें सर्वोच्च स्थान पर नागार्जुन माने जाते हैं। और इसी कारण इस काव्यधारा में उन्हें सर्वोच्च कवि या सर्वोच्च साहित्यकार के रूप में माना जाता है। उनका थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है, अर्थात नागार्जुन ये उनका मूल नाम नहीं है। उन्होंने हिंदी में साहित्य रचना करने के लिए ये नाम धारण किया है और इस उपनाम के द्वारा उन्होंने हिंदी साहित्य में साहित्य रचना की है। उनका दूसरा एक उपनाम भी रहा है जो है यात्री, और उन्होंने मैथिली भाषा के अंतर्गत इस नाम से साहित्य रचना की है। नागार्जुन अनेक भाषाओं के विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत भाषा सीख ली थी, बांग्ला भाषा सीख ली थी। इसके अलावा उन्हें मैथिली उनकी मातृभाषा थी और हिंदी भाषा का भी उन्हें काफ़ी अच्छा ज्ञान था। इस कारण सर्वाधिक साहित्य उन्होंने हिंदी भाषा में लिखा, लेकिन हिंदी भाषा के साथ साथ मैथिली भाषा में भी उन्होंने व्यापक मात्रा में साहित्य लिखा है। तो कुछ रचनाएं बांग्ला भाषा में तथा कुछ रचनाएं संस्कृत में भी लिखी है। तो अनेक भाषाओं के भी विद्वान रहे हैं और इसी कारण उन्होंने अलग अलग नामों से अलग अलग भाषाओं के अंतर्गत साहित्य रचनाएं की है। जहाँ तक हिंदी साहित्य का प्रश्न है, हिंदी में भी नागार्जुन को एक बहुआयामी साहित्यकार माना जाता है, क्योंकि उन्होंने गद्य लेखन तो किया ही है, लेकिन साथ साथ काव्य के क्षेत्र में भी अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान जो है वह दिया है। उनके माता पिता एक सामान्य परिवार से थे, एक सामान्य परिवार के वे संतान थे और उनका जो जन्म है वह बिहार राज्य के दरभंगा जिले के तरौनी नाम का छोटा सा गांव है। इस गांव में उनका जन्म 11 जून 1911 ईस्वी में हुआ है और एक अत्यंत मध्यम वर्गीय परिवार में हम कह सकते हैं। वैसे उनके पिताजी की आर्थिक स्थिति पहले काफ़ी अच्छी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी जो सारी ज़मीन है वह बेच दी है और जो पैसे मिले थे उस पर वो अपना ऐश आराम करते रहे, जिसके कारण बाद में उनके हालात काफ़ी बिगड़ गए थे। तो ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ है उन्हें। और दूसरी बात ये भी है कि बिहार का ये ऐसा इलाका है, ऐसा क्षेत्र है जो आज भी भारत में सबसे अधिक पिछड़ा माना जाता है। तो ऐसे पिछड़े प्रदेश में, ऐसे दुर्गम प्रदेश में नागार्जुन का जन्म हुआ है। वे बचपन में उन्होंने अपनी सामान्य शिक्षा जो है वह संस्कृत की शिक्षा शुरुआत में प्राप्त की थी, लेकिन बाद में पिताजी के साथ उन्हें अनेक स्थानों पर जाना पड़ा, क्योंकि पिताजी अक्सर अनेक स्थानों पर घूमते थे और बचपन में ही इनकी माता का निधन हो जाने के कारण ये भी पिताजी के साथ अनेक स्थानों पर घूमने लगे। इससे एक घुमक्कड़ी प्रवृत्ति जो है वह नागार्जुन में निर्माण हुई है और आगे जाकर भी हम इस प्रवृत्ति का काफ़ी प्रभाव नागार्जुन पर देख पाते हैं।
बाद में उनकी शादी हो गई। शादी के बाद भी वे अनेक स्थानों पर घूमते रहे। इसी दौरान वे श्रीलंका चले गए थे। श्रीलंका जाने पर उन्होंने वहाँ पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, क्योंकि वहाँ पर उन पर बौद्ध धर्म का व्यापक मात्रा में प्रभाव पड़ा था। उसके पहले आर्य समाज के विचारों से भी वे काफ़ी मात्रा में प्रभावित रहे हैं और आर्य समाज के विचारों के प्रचार प्रसार का काम भी उन्होंने किया है। तो तीसरी ओर बाद में जब वे विभिन्न आंदोलनों में शामिल होने लगे तो उन आंदोलनों के दौरान भी उन्होंने भारत भर की यात्राएं की, यहाँ तक कि श्रीलंका, नेपाल आदि देशों में भी वे घूमे हैं। और तब उन्होंने किसान या जो सर्वहारा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसकी हालत को अपनी आंखों से देखा है और यही बातें उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। नागार्जुन पर बाद में मार्क्सवादी विचारों का व्यापक मात्रा में प्रभाव पड़ा और इसके बाद वे जो प्रगतिवादी साहित्य का लेखन जो है वह करने लगे हैं। इस तरह से अनेक विचारों से प्रभावित ये व्यक्ति रहा है और हिंदी साहित्य में ये बाबा नागार्जुन के नाम से काफ़ी मशहूर रहे हैं और व्यापक मात्रा में उनका योगदान हिंदी साहित्य में माना जाता है। इतना ही नहीं, सभी विद्वान उनके योगदान को स्वीकार करते हैं। दूसरी बात, नागार्जुन एक अत्यंत अक्खड़ और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति है। यहाँ तक कि 1975 के आसपास जो आपातकाल इंदिरा गांधी जी ने भारत में घोषित किया था, उसका कड़ा विरोध करने का काम नागार्जुन ने किया था और उस दौरान उन्हें भारतीय पुलिस द्वारा जेल में डाला गया था। कुछ दिनों तक वे जेल में भी रहे हैं। तो एक कट्टर विचारों के व्यक्ति रहे हैं, शासन के सामने कभी झुके नहीं है और राजकीय व्यवस्था का विरोध भी अपने जीवन काल में व्यापक मात्रा में करते रहे हैं और एक कथाकार और एक प्रगतिशील कवि के रूप में अपना एक अलग योगदान, अपना एक अलग स्थान उन्होंने हिंदी साहित्य के अंतर्गत निर्माण हुआ है। 5 नवंबर 1998 में उनका निधन हुआ है। तो ये तो हुआ उनका थोड़ा सा उनका जीवन परिचय। अब उनकी रचनाओं के बारे में अगर हम देखें तो जैसे हमने पहले ही देखा कि उन्होंने 4 भाषाओं में रचनाएं की है, हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला। इनमें से हिंदी के दृष्टिकोण से विचार करें तो भी हिंदी में भी वे एक बहुआयामी प्रतिभा के साहित्यकार है। उन्होंने उपन्यास, कहानी, बाल साहित्य, आलोचना, निबंध, कविता आदि अनेक क्षेत्रों में, अनेक विधाओं में अपना योगदान जो है वह दिया है। उनके उपन्यास अत्यंत लोकप्रिय रहे। लगभग उनके 9 उपन्यास अब तक प्रकाशित हुए हैं और जो काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। इसके अलावा उनके अब तक 14 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, वे भी व्यापक मात्रा में लोकप्रिय रहे हैं। इसके अलावा उनके 2 प्रबंध काव्य या जिन्हें हम खंड काव्य कह सकते हैं, भस्मांकुर और भूमिजा भी प्रकाशित हुए हैं। एक संस्मरणों का संग्रह एक व्यक्ति एक युग नाम से प्रकाशित हुआ है। एक कहानी संग्रह आसमान में चंदा तेरे प्रकाशित हुआ है। 3 बाल साहित्य के संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इसके अलावा लगभग 7-8 मैथिली भाषा की रचनाएं प्रकाशित हुई है। कुछ संस्कृत और कुछ बांग्ला भाषा की रचनाएं भी प्रकाशित हुई है। इनके इसी व्यापक साहित्यिक योगदान के कारण उन्हें व्यापक मात्रा में पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये हिंदी का साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरे नंबर का पुरस्कार माना जाता है। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त सम्मान, भारत भारती सम्मान, राजेंद्र शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी की सर्वोच्च फेलोशिप, राहुल सांस्कृत्यायन सम्मान आदि अनेक प्रकार के सम्मान जो है वह नागार्जुन को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से ये हुआ कवि का परिचय। अब हम प्रत्यक्ष कविता पर आते हैं। ये जो कविता है वह थोड़ी सी पौराणिक संदर्भों को लेकर कवि ने इस कविता की रचना की है, लेकिन पौराणिक संदर्भ बताना कवि का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, बल्कि पौराणिक संदर्भ के माध्यम से कवि ने एक रचना और उसका रचनाकार इनके बीच के संबंध को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है और इसी कारण ये कविता काफ़ी लोकप्रिय रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कवि ने गीति शैली का अत्यंत मार्मिक प्रयोग इस कविता में किया है और जिसके माध्यम से उन्होंने अपने प्रिय कवि कालिदास के जीवन से जुड़ने का एक मार्मिक प्रयास किया है। कालिदास नागार्जुन के काफ़ी प्रिय कवि रहे हैं। उनका व्यापक मात्रा में साहित्य का पठन जो है वह नागार्जुन ने किया है और इसी संदर्भ में कवि का ये मानना रहा है कि
कोई भी कवि या कोई भी साहित्यकार जब साहित्य लिखता है तो उसके साहित्य लेखन के पीछे उसकी अपनी भावनाएं होती है। मतलब हम ऐसा कहते हैं कि साहित्य लेखन जो होता है वो व्यक्ति या कवि के व्यक्तिगत भावनाओं के आधार पर, व्यक्तिगत अनुभूतियों के आधार पर होता है। अर्थात कवि या लेखक अपने व्यक्तिगत भाव, अपने व्यक्तिगत विचार या जो भी अनुभव उसे अपने आसपास के जीवन में प्राप्त होते हैं उनका अंकन अपने साहित्य में करने का प्रयत्न जो है वह करता है। और इसी कारण उसकी कविता या उसका जो भी साहित्य है वह एक प्रकार से उसकी भावनाओं का दर्पण या उसके अनुभवों का दर्पण कहा जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि कवि और उसकी कविता या साहित्य और उसका साहित्यकार, इनके बीच घनिष्ठ संबंध होता है, इनके बीच गहरा नाता है। और इसी कारण कवि की जो व्यक्तिगत भावनाएं हैं वह ही अनेक बार उसके काव्य में अभिव्यक्त होती है। शायद नागार्जुन के संबंध में भी यही बात रही होगी और इसी कारण अपनी इसी बात को उन्होंने अपने प्रिय कवि कालिदास के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया है। और यहाँ पर कवि का ये मानना है कि शायद कालिदास ने जिन काव्यों की रचनाएं की है उन काव्यों की रचनाओं के पीछे कालिदास के अपने व्यक्तिगत भाव होंगे, कालिदास के अपने व्यक्तिगत विचार, मनोविकार या मनोभाव हो सकते हैं। खास करके इस कविता में कवि ने कालिदास के 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है, 3 ग्रंथों के प्रसंगों को लिया है, जिसमें पहला ग्रंथ है रघुवंश। रघुवंश के अंतर्गत कालिदास ने इंदुमती की मृत्यु के बाद महाराज अज के वियोग को व्यक्त किया है। मतलब इंदुमती महाराज अज की प्रिय पत्नी है, उसका देहांत हो जाता है और उसके देहांत के बाद महाराज अज जो वियोग व्यक्त करते हैं उस वियोग की अत्यंत आकर्षक और मार्मिक अभिव्यक्ति रघुवंश के अंतर्गत हुई है। दूसरा ग्रंथ उनका है कुमार संभव। कुमार संभव के अंतर्गत कामदेव के भस्म हो जाने के बाद रति के क्रंदन को, रति के दुख को, रति की वेदना को व्यक्त किया गया है और ये भी काफ़ी व्यापक मात्रा में वियोग को अंकित करने वाली रचना है। और तीसरा ग्रंथ जो है वह है मेघदूत। मेघदूत में अपने राजा द्वारा या कुबेर द्वारा निष्कासित करने के बाद यक्ष पृथ्वी छोड़कर आकाश में तो चला जाता है, लेकिन जब उसे अपनी यक्षिणी की बहुत याद आती है तो वह वापस आता है और फिर मेघों के माध्यम से अपनी पत्नी के पास अपना संदेश भेजने की कोशिश करता है। तो उसके वियोग का भी अत्यंत मार्मिक अंकन मेघदूत के अंतर्गत कालिदास ने किया है। तो ये 3 जो काव्य है जिनको संदर्भ में रखकर कवि ने कालिदास से ये पूछने का प्रयत्न किया है कि क्या सचमुच ये उन पात्रों का वियोग है या कालिदास का अपना ही वियोग है। तो कवि को शायद ऐसा लगता होगा कि कालिदास भी अपने व्यक्तिगत जीवन में वियोग में रहे होंगे, कालिदास को भी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस प्रकार के विरह का सामना करना पड़ा होगा और उसी विरह को उन्होंने अपने पात्रों के माध्यम से अपने पौराणिक संदर्भों में व्यक्त कर दिया होगा। और यही बात कवि कालिदास से पूछने की कोशिश जो है वह इस कविता के अंतर्गत करते हैं। अत्यंत सुंदर और गीति शैली में लिखित कविता है। हम प्रत्यक्ष कविता पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ कविता के भावार्थ को समझते जाएंगे। पहले चरण में कवि कहते हैं, कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। तो यहाँ पहला प्रसंग है। अब इसका अधिक वर्णन तो नहीं किया है, लेकिन जैसा कि हमने पहले ही देखा कि इंदुमती की मृत्यु हो जाने के बाद अज द्वारा जो वियोग किया गया था या अज जिस वियोग के साथ दुखी थे उस वियोग का अत्यंत आकर्षक अंकन कालिदास ने अपने रघुवंश इस महाकाव्य के भीतर किया है। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर नागार्जुन कालिदास से ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि कालिदास सच बतलाना कि जब इंदुमती का देहांत हुआ, जब इंदुमती की मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु शोक में क्या सचमुच अज रोया था या तुम ही रोए थे। मतलब क्या तुम्हारे रघुवंश में जो अज का विलाप आया है, अज का शोक व्यक्त हुआ है, क्या वह सच में अज का शोक है या तुम्हारा ही शोक है, तुम्हारा ही विलाप है। ये जानने की कोशिश जो है वह नागार्जुन कालिदास से करते हैं। दूसरे चरण में कवि कहते हैं, शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में, शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिदा सम कामदेव जब भस्म हो गया,
घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो द्रुग धोए थे। रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो द्रुग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। तो यहाँ पर कुमार संभव का वह प्रसंग है जिसके अंतर्गत रति के क्रंदन को व्यक्त किया गया है। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि असुरों का बहुत बड़ा उत्पाद मच गया था और असुरों का एक प्रकार से निराकरण या निवारण करने के लिए शिव जी के पुत्र की आवश्यकता थी, क्योंकि असुर इतने बलशाली हुए थे कि उनकी मृत्यु केवल शिव जी के पुत्र से होगी, ये वरदान उन्हें प्राप्त हो चुका था। ऐसी परिस्थिति में शिव जी का पुत्र होना बहुत जरूरी था। और दूसरी ओर सती के आत्मदाह करने के बाद शिव जी जीवन से काफी विरक्त हुए थे और कैलाश शिखर पर जाकर तपस्या कर रहे थे। ऐसी स्थिति में शिव जी का विवाह होना जरूरी था, तभी उनसे पुत्र की प्राप्ति होगी और वही पुत्र असुरों से जनता का रक्षण करेगा। तो इसके लिए शिव जी के मन में विवाह की भावना या प्रेम की भावना निर्माण करना जरूरी था। और यह भावना निर्माण करने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई थी। इस योजना के तहत उन्होंने कामदेव, रति और उनके मित्र वसंत को कैलाश शिखर पर भेज दिया था और कामदेव, रति और वसंत को शिव जी के मन में प्रेम का भाव निर्माण करना है। खास करके उस समय पार्वती जो है वह शिव जी से प्रेम करती थी, शिव जी से विवाह करना चाहती थी। तो पार्वती के प्रति शिव जी के मन में प्रेम निर्माण करना, ये काम जो है वह कामदेव, रति और वसंत को सौंपा गया था। और अगर शिव जी के मन में प्रेम निर्माण होता है तो वे पार्वती से शादी कर लेंगे और उनके बाद उनसे जो पुत्र प्राप्ति होगी वे असुरों का नाश करेंगे और फिर देव जाति जो है वह असुरों से बच जाएगी। ये इसके पीछे योजना थी। उसी योजना के अनुसार जब कामदेव, रति और वसंत कैलाश पर्वत पर गए तो उन्होंने वहाँ पर एक अत्यंत आकर्षक वातावरण की निर्मित की और उनके उस आकर्षण या जिसे हम मोहक वातावरण के कारण कह सकते हैं कि शिव जी के मन में सती के, पार्वती के प्रति एक प्रेम भाव जो है वो अपने आप निर्माण हुआ। वे पार्वती से शादी के लिए तैयार हुए, लेकिन उसी समय शिव जी के मन में एक बात आई कि अचानक मेरे मन में ये परिवर्तन क्यों हुआ। तब शिव जी ने आंखें बंद करके वहाँ के वातावरण को देखने का प्रयत्न किया कि जो भी पहले घटित हुआ है। तब उन्हें अपनी बंद आंखों से वहाँ कामदेव दिखाई दिए और तब शिव जी को बहुत क्रोध आया और उस क्रोधावेश में उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उस तीसरी आंख से जो महान ज्वाला निकली थी उसमें कामदेव भस्म हो गए थे। और उनके भस्म हो जाने के बाद रति ने जो क्रंदन किया है, रति का जो वियोग है, वेदना है, दुख है, इसका मार्मिक अंकन जो है वह इस कुमार संभव रचना के अंतर्गत कालिदास ने किया है। तो उसी संदर्भ को लेकर यहाँ पर कवि कालिदास से प्रश्न पूछ रहे हैं कि कालिदास, शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला से, तो शिव जी ने जब अपनी तीसरी आंख क्रोधावेश के कारण खोली थी तो उसमें से जो महाज्वाला निकली थी उस महाज्वाला में कामदेव भस्म हो गया। जिस प्रकार यज्ञकुंड में सूखी समिधा भस्म हो जाती है, जिस प्रकार यज्ञकुंड में दही से मिश्रित या घी से लगी हुई जो समिधाएं हैं, जो लकड़ियां हैं, वह जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार से शिवजी की उस तीसरी आंख से निकली हुई ज्वाला से कामदेव भस्म हो गए थे। तब रति ने जो वियोग किया था, रति ने जो दुख किया था, तो कवि यहाँ पर कालिदास से पूछ रहे हैं कि कालिदास सच सच बतलाना, क्या उस समय उन रति के वियोग को, या वह सचमुच रति का वियोग था, क्या सचमुच तुम्हारा ही वियोग था? कालिदास सच सच बतलाना, क्या सच में उस समय रति रोई थी या तुम ही रोए थे? तो इस तरह से उस रचना के साथ कालिदास का संबंध जोड़ने का प्रयत्न कवि ने किया है। अब तीसरा प्रसंग है। तीसरे प्रसंग में मेघदूत का यह प्रसंग है, वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में शाम घटा, विधुर यक्ष का मन जब उचटा। देख गगन में शाम घटा, विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुबग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना। तो यहाँ पर मेघदूत का प्रसंग है और जैसे हमने उसकी कथा पहले देखी है कि महाराज
कुबेर ने यक्ष को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था, क्योंकि यक्ष एक यक्षिणी से या अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और पत्नी के इस प्रेम जाल के कारण उसे या उसके अपने कर्तव्य में उससे थोड़ा सा कमजोरी रह गई, या अपने कर्तव्य को ठीक तरह से राजा के प्रति जो उसका कर्तव्य था, कुबेर उनके राजा थे और राजा के प्रति उसका जो कर्तव्य था उस कर्तव्य की उसने एक बार अवहेलना कर दी। जब ये बात कुबेर को पता चली तब कुबेर ने यक्ष को अपने राज्य से, अपने पृथ्वी लोक से निष्कासित कर दिया। उस समय यक्ष आकाश में चले गए। कुछ दिनों तक आकाश में रहने के बाद जब उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद सताने लगी तो वो वापस वह धरती पर आ गए और हिमालय पर्वत के एक शिखर पर आकर वहाँ से अपने वियोग को व्यक्त करते हैं। खास करके उस समय वे आकाश में छाए बादल है, उन बादलों को देखकर वे बादलों के माध्यम से अपना संदेश जो है वह अपनी पत्नी तक पहुँचाने का प्रयत्न जो है वह करते हैं। और उसी का या उसके वियोग का अत्यंत मार्मिक आकर्षक वर्णन मेघदूत इस महाकाव्य में कालिदास ने किया है। तो उसी को आधार बनाकर कवि कालिदास से पूछते हैं कि जब वर्षा ऋतु का वह स्निग्ध मौसम था, वर्षा ऋतु का वह अत्यंत सुंदर मौसम था, आषाढ़ मास का पहला दिन था, और उस आषाढ़ मास के पहले दिन में जब आकाश में घने काले बादल छा गए थे तब उस काले बादलों को देखकर या उस मनमोहक वातावरण को देखकर विदुर या विरही यक्ष का मन उचट गया था, उसका मन काफी दुखी हो गया था। तब वह चित्रकूट के एक विशाल शिखर पर खड़ा हो गया और वहां से उसने बादलों को देखकर अपने हाथ जोड़ लिए और बादलों को देखकर अपना वियोग व्यक्त किया, साथ ही अपने वियोग का संदेश अपनी पत्नी तक पहुंचाने का प्रयत्न उसने किया था। तो कवि यहाँ पर कालिदास से पूछते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवलगिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना कि उस समय जब वह बादलों को देखकर यक्ष अपना करुण रुदन करता है, वह करुण विलाप करता है या अपना करुण वियोग व्यक्त करता है, तो कालिदास ये बतलाना कि उस समय क्या सचमुच यक्ष रोया था, क्या सचमुच वह विरह वेदना यक्ष की थी या तुम्हारी ही थी। इस प्रकार ये 3 प्रसंग इस कविता में आए हैं और इन 3 प्रसंगों के माध्यम से कवि ने यहाँ पर कविता या साहित्य और साहित्यकार के बीच के संबंध को व्यक्त करने का प्रयत्न कवि यहाँ पर कर रहे हैं। सामान्यतः कवि का ये मानना है कि किसी भी साहित्य की भूमिका में, किसी भी साहित्य में जो विभिन्न मत आते हैं या विभिन्न विचार आते हैं, विभिन्न भाव आते हैं, वास्तव में उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध उसके रचनाकार से होता है। मतलब रचनाकार अपने ही भाव, अपने ही विचार जो है वो अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। तो शायद कालिदास के काव्य में जो वियोग का इतना व्यापक वर्णन आया है, इतना आकर्षक वर्णन आया है, वह शायद वियोग कालिदास का अपना वियोग होगा। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जिसका दुख होता है वही जानता है, क्योंकि हम दुख की कल्पना नहीं कर सकते या उतनी व्यापक मात्रा में नहीं कर सकते कि दूसरे का दुख दूसरे का होता है, अपना दुख अपना होता है। और इसी कारण शायद अगर कालिदास को स्वयं उस प्रकार के वियोग का सामना नहीं करना पड़ा हो तो इतनी आकर्षक पद्धति से, इतनी आकर्षक रूप में उन्होंने इस वियोग का वर्णन किया कैसे। तो यह सबसे बड़ा प्रश्न कवि के सामने रहा होगा और इसी कारण कवि ने उस रचनाओं के साथ या उन रचनाओं के साथ कालिदास का संबंध जोड़ते हुए रचना और रचनाकार का संबंध जोड़ा है। कवि का यह मानना है कि किसी भी साहित्य में जो भाव विचार आते हैं वे उसी रचनाकार के होते हैं और यही बात दर्शाने के लिए इस कविता की रचना जो है वह कवि ने की है। ये एक अत्यंत सुंदर आकर्षक रचना है। थोड़ा सा इस रचना के कला पक्ष पर भी अगर विचार करें तो इसकी जो भाषा है वो बोलचाल की भाषा है। कवि ने थोड़ी बहुत मात्रा में बीच बीच में संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है और वह करना भी जरूरी था, क्योंकि इस कविता में जो मूल संदर्भ आए हैं वह रघुवंश कुमार संभव और मेघदूत के रहे हैं और वे रघुवंश कुमार संभव और मेघदूत ये जो मूल रचनाएं हैं वह संस्कृत में है। इसी कारण संस्कृत के कुछ शब्द आना लाजमी था और इसी कारण बीच बीच में थोड़े से संस्कृत के तत्सम शब्द हम जिन्हें कहते हैं वे बीच बीच में अवश्य आए हैं। लेकिन नागार्जुन की यह खासियत रही है कि वे अपनी भाषा को बोलचाल के स्तर पर रखने की कोशिश करते ताकि अधिक से अधिक सामान्य लोग उनकी रचनाओं को पढ़े, उनकी रचनाओं को समझे, उनके भावों को समझ पाए। और इसी कारण यहाँ भी कवि ने एक बोलचाल की भाषा के स्तर को अपनाया है। शब्द योजना की दृष्टि से विचार करें तो कालिदास की शब्द योजना जितनी सटीक है उतनी ही सटीक नागार्जुन की भी शब्द योजना है। और हिंदी में जो स्थान
शायद संस्कृत में कालिदास का रहा है, उसी प्रकार का स्थान हिंदी में हम नागार्जुन का मान सकते हैं। और नागार्जुन ने भी अत्यंत सटीक, अत्यंत मार्मिक शब्दों का प्रयोग जो है वो इस कविता के अंतर्गत किया है। जहाँ तक इस कविता की शैली की बात करें तो इसकी शैली गीति शैली है, गीतात्मक शैली में ये कविता जो है वह लिखी गई है। अलंकारों की बात करें तो कवि ने रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास जैसे अनेक अलंकारों का प्रयोग जो है वह किया है। कहीं कहीं अनुप्रास की एक नई छटा या एक नया दृष्टिकोण जो है व्यक्त होता है। यमक अलंकार का भी एक दो स्थानों पर कवि ने प्रयोग किया है। मानवीकरण अलंकार का भी कुछ स्थानों पर हमें प्रयोग देखने को मिलता है। जहाँ तक इस कुल मिलाकर कविता के प्रभाव की बात करें तो कालिदास की पीड़ा, कालिदास की वेदना को इसमें साकार करने का प्रयत्न किया गया है। तो रस की दृष्टि से इस कविता को विरह काव्य कह सकते हैं या वियोग का काव्य कह सकते हैं, लेकिन मूलतः केवल वियोग व्यक्त करना कवि का उद्देश्य नहीं रहा है, बल्कि वियोग के माध्यम से अपना एक अलग मंतव्य, अपना एक अलग उद्देश्य उन्होंने साकार करने का प्रयत्न किया है। और इसी कारण इस कविता का भावपक्ष जितना आकर्षक है, इस कविता का भाव पक्ष जितना सुंदर, श्रेष्ठ, मार्मिक है, उतना ही उसका कला पक्ष भी श्रेष्ठ है। और जिस कविता में भाव पक्ष और कला पक्ष का उचित समन्वय होता है वह कविता निसंदेह लोकप्रिय हो जाती है, प्रसिद्ध हो जाती है। और ये कविता भी अत्यंत लोकप्रिय हुई है, अत्यंत प्रसिद्ध हुई है। तो इस प्रकार से ये कालिदास नामक कविता है, इसका परिचय हमने देखा है। आशा है ये आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।